लाइव है हम लोग? अभी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? तो फिर कुछ पढ़ना शुरू किया या नहीं किया अभी तक? कर लिया? चल मुबारक हो। इस नेक काम में आते आते अगर कुछ देर लग गई है तो कुछ और देर में हम लोग उस काबिल भी हो जाएंगे कि हम लोग पेपर भी पास कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर घर जाके क्या पढ़ा? आपसे शुरू करते हैं। मैं आपसे पढ़ा एकदम से इम्प्रेस हो गया, मैंने कहा शायद घर जाके उसने कुछ पढ़ा होगा। फिर क्या पढ़ा घर जाके? वो हो गया, प्रिपेयर हो गया। कुछ सवाल वगैरह भी अटेम्प्ट किए हैं? हाँ वो किए हैं जी। उस्मान भाई कहाँ तक पहुँचा कल का सफ़र? हो गया। मैंने देखा आज आप मोबाइल लेके फिर रहे थे, ये कब लिया आपने? हंसे मत, क्योंकि आपने मुझे याद है कहा था कि जब तक कैफ क्वालिफाई नहीं होगा मैं मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ऐसी क्या मजबूरी आई जिससे आपने मोबाइल ही ले लिया? सिर्फ लेक्चर के लिए लिया है, यानी कि इसमें व्हाट्सएप तो नहीं होगा, फेसबुक भी नहीं होगी, इंस्टाग्राम भी नहीं होगी, व्हाट्सएप है, पैकेज नहीं होगा व्हाट्सएप का। क्या बड़ा घर जाके? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर? क्लियर है? मिड टर्म क्या कहा? अच्छा कुछ नहीं कहा। आगे चलते हैं। आज हमारे पास दो एरियाज हैं। हाँ जी पूछे। कि 14 डेज के अंदर बताना है। जैसे ही आपकी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, लेट्स से 2 जुलाई को क्रिएट होती है, तो 2 जुलाई से 14 डेज के अंदर अंदर आपने बताना है रजिस्ट्रार को कि एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और जैसे ही आपने 10 जुलाई को कोई नया बंदा अपॉइंट कर दिया तो उस 10 जुलाई से 14 डेज के अंदर अंदर आपने बताना है कि हमने नया बंदा भी अपॉइंट कर लिया। डन? तो हर आने वाले पे, हर जाने वाले पे और हर कैजुअल वैकेंसी पे आपने लाजमन उसको बताना है। चैप्टर 1 से कोई और सवाल है तो मुझे बताइए, पूछो। बताओ क्या क्या मसला, क्या मसला बताओ। यानी कि सर जब एक कंपनी कह लें कि एसोसिएट भी उसमें उन्होंने की स्टोर सेक्रेटरी का कॉन्सेप्ट था, तो जब उसमें आपस में लिंक करा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा। सवाल बताओ मुझे, सवाल कौन सा? सर क्वेश्चन एक तो था ये वाला सप्रीम 20 वाला। खुदा की कसम मुझे रिटर्न नहीं लगा हुआ कि सवाल कौन सा है। ला के दिखा दो, इधर ले आओ मेरे पास, घबरा क्यों रहे हो? शर्मा काहे रहे हो? कौन सा? सर इसमें फर्स्ट वाला तो समझ आ गई थी क्योंकि वो 2 साल से कम था। ठीक है, लेकिन उसमें जाके इसकी बात हो रही है जी, इसको अभी डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है। आप सबके पास किताबें तो होंगी, ज़रा स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 8 खोलिएगा। मेरे पास यहाँ पे नहीं होगा तो हमें इसको ज़बानी ही करना पड़ेगा। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 8। ये किताब नई ली है, पुरानी है, कभी इस्तेमाल नहीं की, इतनी ब्रांड न्यू? अच्छा अच्छा। एक सवाल है बहुत मज़े का। रिक्वायरमेंट है कि आपने बताना है एज पर कंपनीज एक्ट के क्या ऊपर वाली फर्म्स, 3 फर्म्स उसने दी हैं, क्या ये बतौर एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट की जा सकती हैं या नहीं। पहली कंपनी है या पहली फर्म है राव RF एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सवाल में एक बैंक है जिसने आपको अपॉइंट करना है बतौर एक्सटर्नल ऑडिटर, और 3 फर्म्स हैं जिसमें से ये बात निकल के बाहर आएगी कि हम किसको रख सकते हैं किसको नहीं रख सकते,
रखने के पीछे की रीज़न क्या है और ना रखने के पीछे की रीज़न क्या है। Rao RF and Company Chartered Accountants. The firm has recently admitted a new partner who worked as CFO till June 2017 of Noor Engineering Limited, a subsidiary of WBL. तो दो कंपनीज आ गई हैं, एक WBL और एक नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। और अपॉइंट होना है फॉर द ईयर एंडिंग जून 2020। CFO ने कब तक? जून 2017, 17 से 18, 19, 20, 3 साल का वक्फा भी पूरा नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। इसका मतलब है कि आप नूर इंजीनियरिंग में तो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जब वहाँ नहीं कर सकते तो उसकी होल्डिंग में भी नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया साइड पे। हातिम तुगलक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। One of the partners in the firm has obtained a loan of rupees 5 million from WBL. The firm has informed that the partner would not be able to repay the loan till 2021। सवाल में उसने ये नहीं बताया कि ये लोन कौन से वाला लोन है। अगर क्रेडिट कार्ड का लोन होता तो वो वर्ड यूज करता क्रेडिट कार्ड, तो जब कुछ नहीं बताया इट मीन्स के नॉर्मल लोन है। तो लोन अगर नॉर्मल हो उसके पीछे की कोई लिमिट नहीं थी, इट मीन्स के ये यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। हाँ, एक चीज जो सवाल ने नहीं बताई, अगर तो इस लोन के पीछे की टर्म्स ज्यादा फेवरेबल कर दी हैं, अगर तो अनड्यू फेवर दिया जा रहा है तो फिर मसला हो सकता है, और अगर नॉर्मल टर्म्स पे दिया है तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं, इस सवाल में दोनों बातों को करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बात वैसे बताइए। राशिद करीम ने इसमें भी आती है, आपको अगर याद हो, एक ऐसा रिश्ता हो जो कि नॉर्मल रिश्ते से हट के हो, 8वां पॉइंट था गालबन, इसमें हमने होटल वाली बात की थी। एक ऐसा बिजनेस का रिश्ता हो जो कि अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो। तीसरा, राशिद करीम एंड कंपनी। Rashid, one of the partners in the firm, has several commercial properties in Lahore. He has rented out 5 properties to WBL for its branch operations. ये वही वाला पॉइंट है। तो अगर तो ये नॉर्मल टर्म्स के ऊपर दिए हैं तब तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और अगर कोई ख़ास फेवर है तो मसले वाली बात है। यहाँ पे हमें दोनों बातें करनी पड़ेंगी। तो पहली वाली तो अपॉइंट नहीं हो सकती, दूसरी वाली हो सकती है, तीसरी वाली पे डाउट है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जी सर। राशिद एक पार्टनर है फर्म का, उसका मेन काम क्या होगा? उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑडिट करना। उसने आगे प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई हैं, किसको दी हुई है? ठीक है। अब सवाल खामोश है, अगर तो ये इसका जद्दी पुश्ती काम है तो फिर ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स भी माना जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर देखेंगे कि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है। तो यहाँ पे दोनों बातें करना ज़रूरी है। कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन जिसने कन्फ्यूजन कभी भी क्रिएट की हो तो मुझे बताइए। इस चैप्टर में से कंपनीज एक्ट का कोई सवाल अगर आप डिस्कस करवाना चाहते हैं तो बताएं, हमारे पास बहुत मार्जिन है खेलने का, आज का टारगेट इतना बड़ा नहीं है। बताइए कोई भी सवाल अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। देखा, साथ ही सवाल आ गया। हाँ जी बताओ। चलो सवाल बता दो। ठीक है, मैं पहुंच गया। एक सवाल है, ऑटम 16 पे जाइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 7, दाउदन कंपनी। चले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल सॉल्व करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक
टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर मुझे बताइएगा ए बी और सी में क्या मसला मसाइल है, आपको दूं या आपने किया हुआ या एक और किताब भी है? नहीं सर उसमें नहीं है। जी ले जाओ फिर। ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना। ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स हैव अ ट्राई ऑन इट। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 7 मिनट। 7 मिनट बहुत है? एक सवाल में 3 सवाल छुपे हुए हैं। पहले लॉ बताइएगा, फिर सिनेरियो बताइएगा, फिर अपना फीडबैक दीजिएगा या अपनी रिकमेंडेशन बताइएगा। हो गया? जी मुजाहिद भाई, कहाँ तक पहुँचे आप? करो 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 करो, जल्दी करो।
आपके पास 2 मिनट और हैं। क्या पहले कर तो लो। किताब दिखाइएगा। थैंक यू जी, छोड़ दें। Dowd and Company Chartered Accountants, Autumn 16, Question 7. Dowd and Company Chartered Accountants has received an offer for appointment as the auditor of Jamal Limited. देखिए, जब भी सवाल में एक से ज़्यादा कंपनियां हों तो एक जिसका आपको ऑडिट करने के लिए बुलाया जा रहा है उसको पहले साइड पे किया करें कि वो आपकी मेन कंपनी है। यहाँ पे मेन कंपनी कौन सी? जमाल लिमिटेड। वाइफ ऑफ दाऊद इज अ शेयर होल्डर। दाऊद कौन है? पार्टनर। पार्टनर की वाइफ शेयर होल्डर है और डायरेक्टर है कहाँ पे? रॉयल लिमिटेड में। तो 2 कंपनी हो गई, एक जमाल और एक रॉयल लिमिटेड। सिनेरियो 1, GL holds 51% शेयर होल्डिंग इन RL, होल्डिंग सब्सिडरी। अच्छा, क्या मैं RL का ऑडिट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? डायरेक्टर है। तो अगर मैं RL के लिए डिस्क्वालीफाई हूं तो क्या मैं उसकी होल्डिंग के लिए डिस्क्वालीफाई? पार्ट बी, दोनों आपस में एसोसिएट है। अगर शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएं और ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट बताया जाए कि मेरे पास इतने शेयर्स हैं और मैं वादा करता हूं कि मैं बाद में डिस्पोज कर दूंगा विद इन 90 डेज, तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। वन ऑफ डायरेक्टर्स इन GL ऑल्सो होल्ड्स 10% शेयर होल्डिंग इन RL। क्यों? ना ये एसोसिएट है ना ये सब्सिडरी है, 10% से कोई खास रिश्ता डेवलप नहीं होता। गुड। कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर करें चैप्टर 1 की। पहले 2 सवाल है, मुझे बताइए, डिस्कस कर लेते हैं। ना रहे आप में कि सर ने सवाल नहीं कराया फिर। बताएं बताएं बताएं। जी पूछें, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, किसी पास पेपर में कोई मसला? जो बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो कमेंट्स में लिखते हैं, मैं फिर क्लास के बाद फ्री होके वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। सामने बैठे हो मुझे बताइए, एक दफ़ा नज़र देख लें, नज़र दौड़ा लें, कभी भी अगर किसी सवाल में मसला आया हो तो मुझे बताइए। और अगर नहीं आया तो फिर एक सवाल मेरे लिए ज़रा कीजिएगा। ऑटम 12 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है आपके पास? ऑटम 12 क्वेश्चन 8 पार्ट बी, बिलाल एंड कंपनी। ये लो, है सवाल? बिलाल एंड कंपनी IJK लिमिटेड। ये करें, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कोड ऑफ एथिक्स।
इसमें आपको एक मैथ करनी पड़ेगी, मैथ कीजिएगा। लास्ट मिनट। दिखाना बुक। थैंक यू जी। Bilal and Company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited। क्या इतनी लाइन में कोई मसला है? नहीं। अच्छा, ये वर्ड यूज हुआ है बिलाल एंड कंपनी। कल तो हमने कहा था कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती। ये कंपनी वाली कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप वाली कंपनी है। द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 990 million, whereas its ordinary share capital is 130 million। तो अगर टोटल 990 है जिसमें से ऑर्डिनरी 130 है तो प्रेफरेंस कितना होगा? 860। क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं? नहीं, ये क्या बताया हुआ है? तो ये कैसे आया होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल। अच्छा जी। फरियाल कौन है? पार्टनर की वाइफ। इज अ डायरेक्टर इन LMN। ले जनाब, एक और कंपनी आ गई है LMN नामी, which holds 50 million non-voting preference shares and 2 million ordinary shares in IJK। ये कौन होल्ड कर रहा है? फरियाल या LMN? 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के, इसको हम काउंट करेंगे कभी? नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स को काउंट नहीं करना। तो किसको लेंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स को। ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू है 10 रुपया। 130 को 10 पे डिवाइड कीजिए, 13। फरियाल के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। अच्छा, वो 50 मिलियन नॉन वोटिंग करके बैठे हुए हैं और 2 मिलियन ऑर्डिनरी करके बैठे हुए हैं। तो 2 मिलियन से क्या मुराद है? 15.4%। 2 डिवाइडेड बाय 13।
15.4 से क्या सब्सिडरी बनती है, एसोसिएट बनती है? नहीं, कुछ भी नहीं बनता। तो अब बताइए, फरियाल के पास 10,000 शेयर्स हैं LMN के, तो क्या LMN और IJ के आपस में एसोसिएट्स हैं? नहीं। तो अगर LMN और IJ के आपस में एसोसिएट्स नहीं है, फरियाल जो कि शेयर होल्ड कर रही है LMN में, क्या उसको ये शेयर्स बेचने की ज़रूरत है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑडिट परफॉर्म हो सकता है। कहाँ पे है, कहाँ लिखा हुआ? तो LMN का क्या रिश्ता है IJK के साथ? कोई है रिश्ता? जाना कहाँ पे? एसोसिएट कौन सी है? LMN का रिश्ता ही कोई नहीं है IJK के साथ। एक जगह पे अगर उसके पास शेयर्स हैं और उसी कंपनी में उसके पास डायरेक्टरशिप भी है, तो उसका पहली कंपनी से क्या ताल्लुक है? दोनों एरो एक कंपनी की तरफ जा रहे हैं। मसला तब आता जब वो IJK में डायरेक्टर होती और इसके शेयर्स होते, फिर वो एक कॉमन बंदा आपस में एसोसिएट बना देता। यहाँ पे दोनों एरोज एक कंपनी की तरफ मूव कर रहे हैं। चलें आगे। कोई और सवाल है तो मुझे अभी भी बता दें, सोच लें, फिर सोच लें। वी हैव टाइम, परेशान नहीं होना। किसी भी सवाल ने कभी भी ज़िंदगी में तंग किया हो, या इन सवालों में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट एकदम से सामने आया हो जिसकी समझ आपको ना आई हो? जैसे एक सवाल में वो कहता है फ्रीलांसिंग कर रहा है। फ्रीलांसिंग इज नॉट एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, छोड़ दूँ, चलूँ आगे? 3, फिर सोच लें, मैं 10 तक गिन लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोड ऑफ एथिक्स, चैप्टर 13। आपके सवाल क्लियर हो गए ना? चैप्टर 13, प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। FA2 आप लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे। FA2 में आपने कहीं कोड ऑफ एथिक्स देखा? वो कोड और इस कोड में बुनियादी क्या फ़र्क है? वो एम्प्लॉइयों के लिए है, ये ऑडिटर्स के लिए। बातें वही हैं मगर अंदाज फ़र्क है। कोड ऑफ एथिक्स 2019 प्रोवाइड्स मेंबर्स विद गाइडेंस ऑन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट। ये कहता है कि भाई ये एक मिनिमम सा लेवल है, मैक्सिमम लेवल नहीं है, मिनिमम रखा है उसने। हर CA को इसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम हर CA की बात करते हैं तो ये अज्यूम कर बैठते हैं कि CA मीन्स उसकी टीम भी। तो ना सिर्फ पार्टनर्स बल्कि उसके अंदर जो टीम काम कर रही है उसके ऊपर भी ये सारा का सारा कंप्लाई होगा। अच्छा, एक बात नोट कर लें, अगर आपको सवाल कहे कि मुझे कंपनीज एक्ट से बताओ डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं, तो आपने इसकी तरफ आके सोचना शुरू नहीं कर देना। और जब सवाल कहता है कि मुझे बताओ कोड ऑफ एथिक्स क्या कह रहा है, तो फिर कंपनीज एक्ट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये दो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, दोनों को उस वक्त खोलना है जब सवाल खोलने पे मजबूर करे, वो करता नहीं है नॉर्मली। देयर माइट बी सम सर्कमस्टांसेस वेयर लॉ और रेगुलेशन प्रोवाइड एन अकाउंटेंट फर्म विद कंप्लायंस ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ कोड, और वो आप फॉलो करेंगे। हाँ, कभी कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकाउंटर कर सकता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसको लगे कि नहीं यार मसला आ रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, तो पहला काम वो ये करे कि कोर्ट से पूछ ले। कोर्ट कोई जवाब नहीं दे रहा तो ही इज़ इनकरेज टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। एक दफ़ा पढ़ के गुजार लेना है, इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। व्हाट इज इंटेग्रिटी? सच बोलना, साफ गो होना, ऑनेस्ट रह के चलना,
सच का साथ देना, फेयर डीलिंग करना, किसी को धोखा ना देना, खुद को किसी ऐसी रिपोर्ट, ऐसी रिटर्न, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच ना करना जो कि ख़राब बने हों, गलत बने हों या उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हों। स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के चलना, ऑनेस्ट रहना, इंटेग्रिटी इम्प्लाइज फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस। हमें अपने आप को किसी भी ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना नहीं है जो कि हमें पता है कि मटीरियली फॉल्स है या मिसलीडिंग है। वो फर्निश्ड हुई है रेकलेसली। क्या मतलब है इसका? जल्दबाजी में बनी है, उसमें गलतियां काफ़ी ज़्यादा हैं और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिसलीड कर रही है, ख़राब है ना, बेकार रही है आपको। जहां भी आपको पता चले कि आपको किसी ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न के साथ या डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया गया तो फ़ौरन से खुद को डिसएसोसिएट कर लें। याद है, ऑडिटर इज़ अनविलिंग टू एक्ट। अगर उसको लग रहा है कि कंपनी ही अनएथिकल है तो अपनी इंटेग्रिटी बचाते हुए अपने आप को साइड पे कर ले। इफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स अ मॉडिफाइड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन ही इज नॉट इन ब्रीच ऑफ कोड। वो कहता है कि अगर एक सीए ने ऑडिट रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट में वो लिखे कि कंपनी के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं, इट मीन्स कि आपने कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी नहीं की। देन वी हैव ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत। मकसद, आपका मकसद क्या है? क्या होता है मकसद? एक मकसद क्या है ऑडिटर का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। हमने कल एक बात की थी कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि उसको अपनी जजमेंट्स खुद बनानी चाहिए, उसके ऊपर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। Not to compromise their professional or business judgments based on any conflict of interest या undue influence. A CA shall not take any activity जो कि उसकी जजमेंट को ख़राब कर रही है। भाई आपका सीनियर आपसे कहता है कि मुझे ये गलत काम करके दो, जिसके बदले मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। अब यहाँ पे 2 थ्रेट्स आ गए। पहला थ्रेट है कि आपकी इंटेग्रिटी ख़राब हो रही है, दूसरा थ्रेट है कि आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिविटी भी खतरे में है, इंटेग्रिटी भी खतरे में है। तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, भाई जो तुम काम कह रहे हो वो काम गलत है, मैं नहीं करूँगा। मगर अगर वो आप पे ज़्यादा फोर्स करें तो खामोशी से अपने आप को साइड पे कर लें, उसके अंदर मज़ीद रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज वो ऐसा है तो कल को वो न जाने आपसे क्या क्या कुछ करवा ले। कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये आप लोग मुझे बताएंगे ये क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस? मेंटेन करके रखना नॉलेज को गेन करने के बाद 3 स्टेप्स होते हैं। पहले नॉलेज हासिल की जाती है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे उसको अप्लाई किया जाता है। एक सीए जिसने बहुत पहले क्वालिफाई किया हो, उसको नहीं पता कि IFRS 15 क्या है। आपको पता है? पक्की बात है? आपका अगर ये हाल है जो कि अभी फील्ड में है, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा जो कि बाबे बन के बैठे हुए हैं। तो कोड ये कहता है, बल्कि ICAP भी अब कोड को फॉलो करते हुए ये कहता है कि हम आपको CPD एक्टिविटीज़ करवाते हैं। CPD इज़ कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप आएँ, बैठें, हम आपको क्रेडिट आवर्स देंगे, सीखें। जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले कभी ज़िंदगी में हासिल की थी, अब उसको मेंटेन भी रखें ताकि कल को अगर वो अप्लाई करनी पड़ जाए तो आप उसको सही से परफॉर्म भी कर सकें। क्योंकि जिस बंदे ने आपको बुलाया है, आपका एम्प्लॉयर या आपका क्लाइंट, उसने आपको क्या दिया होगा? और अगर आप मुंह बना लेंगे यार ये तो मुझे नहीं आता या ये सर्विस तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो डू यू थिंक कि वो आपको रखेगा? नहीं। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप साइड पे होकर वो किसी और को उठा कर ले आएगा। तो अपने आप को हमेशा अप टू डेट,
वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम्ड रखना है। Maintain and apply professional knowledge and skills to ensure that the clients or employees receive competent professional services. अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी काम के नहीं। Diligently एक्ट करो, तमाम तर टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को टाइमली बेसिस के ऊपर लगाओ ताकि वो भी खुश हो, और जब वो खुश होगा तो आपकी सैलरी और आपकी इनकम बढ़ेगी। भाई एक सेठ क्या चाहता है, एक सीए से उसका काम आसान हो, उसको खुद कोई काम करना ना पड़े, इसी के तो पैसे होते हैं। और अगर आप उसको यही सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप किस तरह के सीए हो। तो अगर आपने सेठ को खुश कर लिया तो उसके पास पैसा है जो कि आपके पास नहीं है, चाहे वो क्लाइंट है चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, ही विल गिव यू दैट रेलेवेंट मनी जिसके लिए आपने वो नौकरी चूज की है। अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ है ड्यू केयर का। क्या मतलब, ड्यू की बोतल पी के केयर करें? ड्यू केयर क्या होता है? जितना जरूरत है उतना उसको वो चीज प्रोवाइड की जाए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आजकल ड्यू केयर ज्यादा, पेपर सर पे खड़े हुए ना, आज से 2 महीने पहले से याद कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, देखी जाएगी वाला सीन चल रहा था। तो वो ज़माना गुजर गया, अब आपको किताब से हटने का मौका ही नहीं मिलता। तो उतनी केयर करें जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। कल हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग FAR2 पे ज़्यादा केयर देते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑडिट। तो अभी भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यार, मुझे भी उतनी केयर दो, मेरे भी 100 नंबर है, मुझे पास किए बगैर तुम स्कैफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशनल बिहेवियर? प्रोफेशनली बिहेव करना। कभी आपने देखा हो कि 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, फेसबुक पर लान तान हो रही है? नहीं देखा होगा, किसी को नहीं देखेंगे आप कभी करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोफेशन बचाना है। हमारी दुनिया, हमारी फील्ड बहुत छोटी है, इतने लोग यहाँ पे नहीं हैं, और अगर कोई ऐसे करता है तो वो फ़ौरन से सामने आ जाएगा। और आज का तो दौर भी कौन सा है, सोशल मीडिया का। यहाँ पे मसला हुआ, वहाँ पे फ़ोटो खींची, वो वॉइस नोट को स्क्रीन रिकॉर्ड किया और ला के डाल दिया, ख़त्म। और जब हम सोचते हैं ना CA बैठे होंगे, हमारे माइंड में एक सेट आता है, सूट बूटेड, मीटिंग्स हो रही होंगी, आसपास वेटर्स होंगे, कुछ हाथ में फाइल्स होंगे, कुछ हाथ में ब्रीफ केस होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिस्कशंस हो रही होंगी। तो आपने अपना बिहेवियर ऐसे रखना है कि लोग आपकी तो इज़्ज़त करें, आपके प्रोफेशन की भी इज़्ज़त करें। शुड कंप्लाई विद ऑल रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। जो जो लॉज एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर अप्लाई हैं उसको क्या करें, कंप्लाई करें, ताकि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आपके प्रोफेशन को बदनाम किया जा सके। आपने किसी भी तरह का कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना, कोई ऐसी ऑक्यूपेशन में नहीं जाना, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी और आपके इदारे की रेपुटेशन को इम्पेयर करे। इम्पेयर कहते हैं कम कर देना, ख़राब कर देना, IAS 36 कर देना। देन वी हैव कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? सर, जो भी क्लाइंट का काम होगा उसको करते वक्त जो भी उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने तक रखना। क्लाइंट के काम को करते हुए क्लाइंट ने आपको जो बातें बताई हैं उसको अपने तक महदूद रखना, और क्लाइंट का नाम कभी डिस्क्लोज ना करना, उसको अनोनिमस लेके चलना। मतलब ये ना कहना कि SBI की रिपोर्ट्स में मसला है, एक CA का कॉलेज है उसकी रिपोर्ट्स में मसला है। और क्या होती है कॉन्फिडेंशियलिटी?
चलिए आपने एक पॉइंट बता के साथ हाँ। भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको भी कहना कि आप अपनी टीम से भी ओथ लेना कि भाई अगर मैं रख रहा हूँ तो तुमने भी इसको डिस्क्लोज नहीं करना। फिर आप लोग अपनी टीम में बाहर से भी कुछ बंदे लेकर आते हैं, क्या कहते हैं उनको, एक्सपर्ट्स, तो ये हेल्प उनसे भी लिया जाता है। और अगर हम किसी कंपनी को छोड़ रहे हैं, उसका ऑडिट खत्म हो रहा है, तो दूसरी कंपनी में मैं चाहती हूँ उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना। एक कंपनी का ऑडिट छोड़ के चले गए किसी और कंपनी में, जो आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है वो एक्सपीरियंस तो इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर पिछली कंपनी के वर्किंग पेपर्स को आप उठा के ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर करने भी पड़ जाएं तो यूज़ करने से पहले या किसी को देने से पहले उसको अनोनिमस ज़रूर कन्वर्ट कर लें, या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूरत नहीं है उसको साइड पे कर दें। और नहीं, इसमें कुछ और बातें भी हैं। अगर आप किसी सोशल इन्वायरमेंट में अपने दोस्तों के साथ वगैरह बैठे हैं तो ऐसे ही डिस्कस नहीं करना। शेखियों में आके ये नहीं बताना कि तुम्हारा भाई इस कंपनी का फलाना वाला ऑडिट करके आया, तुम्हारे भाई ने इतने का फ्रॉड पकड़ा है। क्यों, जिसको आप बता रहे हैं शायद वो पेट का इतना हल्का हो कि आपकी बात आगे से आगे और फिर मज़ीद आगे फैलती चली जाए। मगर लॉ कहता है या कोड ऑफ एथिक्स से कहते हैं कि 3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, ज़रा बताना पसंद करेंगे उस्मान भाई। रिक्वायर्ड बाय लॉ, उससे पहले भी एक बात है परमिटेड बाय क्लाइंट। अगर तो आप क्लाइंट के पास जाएं और क्लाइंट से कहें कि सर ये वाली इंफॉर्मेशन क्या मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ बाहर मार्केट में, और अगर वो अलाउ कर दे तो उससे पहले लिखवा लें कि आप मुझे रिटर्न लिख के दें कि ये चीज़ मैं मार्केट में यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने यूज़ कर दी, कल को वो आप पे केस कर दें। क्योंकि ओरल कोई बातचीत अगर ऑडिट में हो रही है तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, अनलेस कि वो ओरल बात आपने वॉइस रिकॉर्ड की हो। तो रिटर्न लेके चलना है हमेशा। अच्छा, एक है परमिटेड बाय क्लाइंट, ये होगी बात। रिक्वायर्ड बाय लॉ जहाँ पे आपसे जो डाटा मांग ले, अब क्लाइंट ने परमिट किया है या नहीं किया, आपको वो डाटा प्रोवाइड करना ही करना है। तीसरी बात भी थी कोई, जहाँ आपके ऊपर आ पड़ी है, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, आपको अगर फंसाया जा रहा है या आपके भाई बंदों को अगर फंसाया जा रहा है और आपको पता है कि फॉल्ट किसका है, कंपनी का है, तो फिर आप शर्माएंगे नहीं, फिर आप वो तमाम बातें डिस्क्लोज कर देंगे। तो जब डिस्क्लोज करना ही है तो क्या स्पीकर पे ऐलान करना शुरू कर दें? क्या करें? रेलेवेंट ऑडियंस ढूंढें, रेलेवेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढें। रेलेवेंट ऑडियंस, रेलेवेंट मोड और जिसको आप बता रहे हैं देखेंगे क्या उस पार्टी का इंटरेस्ट, जिसका डाटा है, वो हार्म तो नहीं हो रहा, या किसी थर्ड पार्टी को अनड्यू फ़ायदा तो नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं रीड कर देता हूँ। एथिकल कन्फ्लिक्ट भी आता है कभी कभी। ये क्या होता है? दो प्रिंसिपल्स आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं। नॉर्मली वो दो कौन से होते हैं? नॉर्मली कौन से होते हैं? इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी कहता है कि जो कुछ तुम्हें पता चल रहा है गलत, बता दो, मगर दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि ना बताओ, छुपा लो। चले एक स्लैंग मिसाल लेके चलते हैं। मिस्टर अशरफ के फादर बीमार हैं और उनके फादर ने मिस्टर अशरफ को ये कहा है कि तुमने शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ हो जाए तुमने बाहर नहीं जाना। उनकी अपनी भी तबीयत ख़राब है, शाम के 7 बज रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि इनको मेडिसिन देनी ज़रूरी है, घर में और कोई है भी नहीं, क्या किया जाए? वो बंदा बाहर जाए या ना जाए? जाएगा तो बाप के हुक्म की नाफरमानी है,
नहीं जाएगा तो बाप खुद बिस्तर मर्ग पे पड़ा, क्या किया जाए? क्या क्या करे, क्या करना चाहिए? मेडिसिन लेकर आए, मेडिसिन लेकर आए। जी जैन भाई, क्या करे वो? कंसल्ट कर ले, थर्ड पार्टी से पूछ ले, या थर्ड पार्टी से मंगवा ले। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया कि वो ऊबर करा के जो है वो मेडिसिन मंगवा ले। लॉ ये कहता है कि जब आप फंस जाएं तो आप खुद कोई काम ना करें, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मशवरा कर लें। उस केस में इम्पोर्टेंट लोग कौन से होंगे? वालदा। सी ए माइट फेस अ सिचुएशन जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रिंसिपल्स आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, लड़ रहे होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले देखें कि उस फर्म की अपनी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो किसको अफजल मानती है। नहीं समझ आ रहा, उनके बड़ों से पूछ लें। नहीं समझ आ रहा, अपने बड़ों से पूछ लें। नहीं समझ आ रहा, लॉ से पूछ लें, रेगुलेटरी बॉडी से पूछ लें। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो वकीलों से पूछ लें। खुद कोई काम करने से पहले इनसे मशवरा लाजमी ले लें, और जब आप मशवरा लेने जाएं तो दैट शुड बी अनोनिमस, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं टिक ही नहीं पा रहा हूँ, डिसोसिएट करना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर आईकैब ने 2-3 सवाल पूछे हैं आज तक। अगर मैं आपको दिखा सकूं क्या दिखाता हूं, आ जाओ। 1 2 3 4 सवाल पूछे आज तक फंडामेंटल प्रिंसिपल से। स्प्रिंग 11, ऑटम 14, ऑटम 18 और ऑटम 20, जिसमें से आपने ऑटम 14 का क्वेश्चन नंबर 10 लाजमी करना है। अब बात करते हैं मेन एरिया के ऊपर, दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जी ये वही है, वही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, द लॉजिकल पोर्शन। एक ही तरह का सवाल बार बार आएगा, रिपीट करता है। थ्रेड्स बता दें, इवेल्युएट कर दें, और कैसे हम इन थ्रेड्स को एड्रेस करेंगे ये बता दें। मतलब ये ऐसा पेट सवाल है जो सेम रिक्वायरमेंट के साथ पिछले 20 अटेम्प्ट से आ रहा है, उससे भी ज़्यादा। नहीं यकीन तो जाके देख लें, देखें ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट, एक नज़र देख के तो आए। हल्का फुल्का सा बस मार्जिनल चेंज होगा। कभी किसी सवाल में इवेल्युएट करने का नहीं शायद कहा हो, मैक्सिमम ये फर्क आ सकता है। पेट सवाल है। थ्रेड्स, इवेल्युएशन और कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे। अच्छा, ये एरिया शुरू करने से पहले एक बात आपको और बता दूं, चैप्टर 13 को जब भी पढ़ना शुरू करें तो उसको कवर करने के बाद फौरन से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर नंबर 2 में जाना है, और उसका पहला पेज इसके साथ जोड़ के पढ़ना है हमेशा। चैप्टर नंबर 2 का पहला पेज, यानी कि 210 से पहले जितनी बातें लिखी हुई हैं, जितनी एथिकल कंसिडरेशंस लिखी हुई हैं, उसको अलग से नहीं करना, इस 13 के साथ हमेशा जोड़ के करना है। पहुंच गए वहां तक? सर थ्रेड्स बता दें, इट मीन्स कि कोई ना कोई थ्रेड्स होंगे। 5 तरह के थ्रेड्स होते हैं हमारे पास: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। बारी बारी करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? और ये ऐसा थ्रेड है जो कि तकरीबन हर सवाल के हर रिक्वायरमेंट में पाया जाता है। क्या होता है ये सेल्फ इंटरेस्ट? अपना फ़ायदा या अपने घर वालों का फ़ायदा। फ़ायदा कैन बी मॉनेटरी एंड इट कैन बी अदर देन मॉनेटरी। कोई मिसाल अगर आप लोग देना चाहते हो? जॉब क्या? फ्यूचर जॉब की अगर कोई क्लाइंट आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहा है तो डेफिनेटली अब जो सख्त लौंडा है
वो बिगड़ जाएगा। और सैलरी, वो कहेगा भाई मैं आपको उस वक्त पैसे दूंगा जब आप एक साफ रिपोर्ट मुझे बना के देंगे। तो जब तक साफ रिपोर्ट नहीं बनेगी तो पैसे निष्ठा, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो फर्म चल पाएगी नहीं। फिर कभी कभी जो आपका क्लाइंट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और आप उस पर अनयूजली डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर मैंने अपने आका को नाराज़ कर दिया तो आका से पैसे भी नहीं आएंगे और मेरी फर्म भी नहीं चल पाएगी और मेरा आका किसी और के पास चला जाएगा। वो क्या कहते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। और कुछ सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर बात तो ज़हन में आ रही हो, एग्जाम्पल दो ना। शेयर्स, शेयर होल्डिंग की हुई है। कंपनीज एक्ट ने कहा था कि अगर शेयर होल्डिंग है तो तुम डिस्क्वालीफाई हो। इनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करनी, इनके लिए वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। और कोई बात, बिजनेस रिलेशनशिप कैन क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स। और सर जो क्लाइंट है वो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर था और उससे आपको भी रिम्यूनरेशन नहीं मिली, अभी कुछ अमाउंट ड्यू है, कुछ अमाउंट ड्यू है, कुछ अमाउंट पीछे भी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी आपका मुफाद आ चुका है। आप एक क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको नज़र आया कि वहाँ पे एक एम्बिगुअस ट्रांजैक्शन हुई है। आपने वो ट्रांजैक्शन पकड़ ली और आप पहुँच गए CFO के पास, जाके बड़े गुस्से में बोला कि भाई ये कैसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यहाँ पे। उसने कहा यार बैठो मेरे पास, मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ, मेरा एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जा रहा है, सिविक उसको मैंने दी हुई थी, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले वाले को टुसॉन दे दूँ। भाई कब काम आएगा, छोड़े ये क्या है एम्बिगुअस। हाँ जी बताएं, वो मेडिकल भी देंगे साथ। सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, कहानी ख़त्म। कहाँ गया कोड, कहाँ गया एथिक्स, और कहाँ गया ये चैप्टर 13। और कोई मिसाल आपकी उस किताब में भी बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं। CA having a direct financial interest like shares or investment. Firm having undue dependence on total fee from the client. CA having a significant close business relationship. मेरे से मेरा बड़ा क्लाइंट छिन जाएगा, या एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशंस। और अक्सर औकात ICAP इन्हीं एग्जाम्पल्स के अंदर से सवाल निकाल के दे रहा होता। चलो ये समझ आ गया। सेल्फ रिव्यू क्या होता है, अपना काम खुद ही से पकड़ के रिव्यू करना। नॉर्मली ये कब आता है थ्रेट, मछली मार्केट बन जाती है एकदम से। सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते हैं, द बॉय विद अ मरून जैकेट। हाँ आप ही हैं गालबन, ये मरून ही है ना। जब टैक्सेशन डिपार्टमेंट एक ही फर्म का जब उसी को रिव्यू करता है, उसी की ऑडिट करता है। ओके, अगर एक बंदा क्लाइंट पे है, पहले क्लाइंट को छोड़ के वो फर्म चला गया और फिर फर्म के थ्रू वो उसी क्लाइंट पे वापस आ रहा, तो क्या सेल्फ रिव्यू आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बंदा पहले फर्म में था, फर्म छोड़ी क्लाइंट पे चला गया, अब आएगा? अब नहीं आएगा। तो सेल्फ रिव्यू सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? जब पहले आप कहाँ पे हो, पहले कहाँ पे हो? क्लाइंट पे हो। क्लाइंट को छोड़ के आपने फर्म ज्वाइन की हो, फिर फर्म के थ्रू आप उसी क्लाइंट पे वापस आओ, मगर उसी साल आना पड़ेगा। अगर आप कुछ टाइम के बाद आओगे तो आपका किया हुआ काम तो खत्म हो चुका होगा, या उसका ऑडिट कोई और बंदा करके चला गया होगा। एक सवाल है शयान वाला, उसमें सेम सिनेरियो है मगर विद 2 डिफरेंट डेट्स। तो एक में रिव्यू आएगा, एक में नहीं आता। ओके, फर्म हैविंग प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर ट्रायल में मसला है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उसी ट्रायल से निकल के आई होंगी। तो अगर आपने यहाँ पे कोई गड़बड़ की है तो आपको अपने किए हुए काम में गड़बड़ कभी भी नजर नहीं आती। A member of team having been previously employed by the client, ये बात हम लोगों ने कर ली। फर्म ने एक अश्योरेंस रिपोर्ट दी है ऑन कंट्रोल्स। क्या देती है फर्म?
फर्म देती है। एक फर्म के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक फर्म का सिर्फ ये काम नहीं है कि जाके ऑडिट करना है, उसने टैक्स भी करना है, एडवाइजरी भी देनी है, रिस्क भी निकाल के बताना है, फाइनेंशियल्स भी बना के देना है, इंटरनल कंट्रोल भी सेट करना होता है, इंटरनल ऑडिट्स के तौर पे भी जाना होता है। तो अगर आपकी ही फर्म हो, आपके ही फर्म के किसी और डिपार्टमेंट ने कंट्रोल्स लगाए हैं और वो टीम और है और अश्योरेंस की टीम अगर और है, तो क्या फिर आएगा? फिर आएगा ही नहीं आएगा। टीम चेंज है मगर पार्टनर सेम है, आ जाएगा। टीम भी फर्क है, पार्टनर भी फर्क है, आएगा नहीं, मगर हल्का हल्का हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। क्यों? फर्म क्या है? एक ही है। पार्टनर्स आपस में मिलते भी तो होंगे, और अगर एक पार्टनर कह दे कि यार कंट्रोल्स तुम्हारे ख़राब बने हुए हैं और वो पार्टनर भी उसी की फर्म का हो, तो पड्डा हो जाएगा, पड्डा हो जाएगा। तो हम फर्म की पॉलिसीज़ को पहले देखेंगे कि क्या फर्म अपनी पॉलिसीज़ के तहत ऐसा ऑडिट अलाउ करेगी या नहीं करेगी। तो जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो वो हमारा अपना भी है और हमारे इर्द गिर्द के हम क्या कहते हैं, वो हम नवाओं का भी है। फेमिलियरिटी क्या होती है? जान पहचान, क्लोज मामलात, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। आपको शुरू में अगर वो आईफोन गिफ्ट कर दें, आईफोन लेकर आया, आपको अगर शुरू में ही कोई आईफोन गिफ्ट कर दे, तो क्या आप पूरे ऑडिट में उस तरह का कोई मसला मसाइल निकाल पाओगे? नहीं। क्यों? जब भी आप निकालोगे और आप उसी आईफोन के ऊपर मैसेज फेंक रहे होगे, यार ये मज़े का सेट है, मैं खुद ही कर देता हूँ, आज आईफोन दिया है, कल को शायद कुछ और दे दे। तो अगर फेमिलियरिटी डेवलप हो गई है तो यू विल बी टू सिंपैथेटिक, जिसकी वजह से आप उसके किए हुए काम में गलतियां तलाश नहीं कर पाएंगे। सी हैविंग अ क्लोज फैमिली मेंबर हु इज अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। कल हम लोगों ने एक बात की थी, वहां पे हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई जानने वाला डायरेक्टर हो या द स्पाउस ऑफ डायरेक्टर, तो वहां पे मना था, मगर यहाँ पे थ्रेड कौन सा आएगा? फेमिलियरिटी। तो ये चीजें देख के चलनी है। सवाल किसी का भी हो, दूसरे में घुसने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमेशा परेशान रहेंगे। ओके, इंटिमिडेशन क्या होती है? धमकाना। वही बंदा सीएफओ के पास गया और सीएफओ कहता है यार एक काम करो, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली है, जरा बच के जाना, आजकल रोड के ऊपर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। धमकी दे रहा, इंटिमिडेट कर रहा, जिसकी वजह से यू विल बी प्रेशराइज्ड। आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आप पे क्वेश्चन की जा सकती है, जिससे आपकी प्रोफेशनल बिहेवियर भी ख़राब होगी, ऑब्जेक्टिविटी भी ख़राब होगी, इंटेग्रिटी भी ख़राब हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके पास टाइम हो तो ये देखिएगा, चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। पता आप तो वैसे बागी हुए हैं। एडवोकेसी रह गया था। एडवोकेसी क्या होती है? किसी की बहुत ज़्यादा हिमायत कर देना, इतनी हिमायत करना कि आप वापस से यू टर्न भी ना ले सकें। अच्छा, एक एग्ज़ाम टिप है, ये थ्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी एग्ज़ाम में, नहीं मिलेगा। और अगर आके अपने पूछना होगा तो वो सिनेरियो ही ऐसा क्रिएट करेगा जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे की हिमायत कर रहा होगा, वो सवाल पे चीख चीख के आपको बताता है। तो इसको तलाश नहीं करना, ये मैक्सिमम पाया जाएगा। ये कब आएगा? सिर्फ उस केस में जब अपना काम सामने आ रहा हो। ये कब आएगा? जब कोई जान पहचान वाला हो या टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हो, आपने रेकरिंग ऑडिट बहुत दफ़ा किया हो। इंटिमिडेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, ये आते जाते रहते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक केस है, ये नहीं तलाश करना। और जब ये आएगा तो साफ साफ आपको रिलेशनशिप्स की बात वो बता रहा होगा। आईकेएम की बुक में एक सवाल है, गालिबन हैप्पी मैरिज के नाम से है या हैप्पी गुड्स के नाम से है, जिसमें 5 थ्रेड्स पाए जाते हैं। वो सवाल आप लोगों ने कल आने से पहले एक दफ़ा देख कर आना।
तो जो भी बात कर रहा था ना शादी वाली एग्जाम्पल वही थी। ओके सर, थ्रेड्स हमारे सामने आ गए, अब आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे इवैल्यूएट? क्या कोई तराजू लेके जाएंगे, नापेंगे, तोलेंगे? नहीं। कैसे करेंगे उसको इवैल्यूएट? जजमेंट लगाएंगे, देखेंगे कि जो मसला है उसकी संगीनी कितनी है। भाई मेरे फादर एक कंपनी के CFO हैं और बीइंग एन ऑडिट जूनियर मैं उसी कंपनी में गया ऑडिट करने के लिए। थ्रेट कौन सा? फैमिलियरिटी। हाई है, लो है? अन्यवा हाई है। मेरा एक दूर का कजन है जो वहां पे CFO लगा हुआ है, थ्रेट कौन सा? इवैल्यूएशन करेंगे तो ये लो आएगा, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरी ही फर्म ने पिछले साल भी ऑडिट किया था, इस साल भी करी है और नेक्स्ट टाइम भी करेगी। थ्रेट कौन सा आएगा? फैमिलियरिटी। हाई, लो? हाई। हाँ, पहले किया था, फिर 4 साल नहीं किया, अब दोबारा से आए हैं तो शायद कुछ जान पहचान हो, मगर चूंकि बीच में गैप आ गया है, एक कूलिंग ऑफ टाइम आ गया है, तो थ्रेट है मगर इतना ज़्यादा हाई नहीं है, लो साइड की तरफ ज़्यादा है। तो आपने इवैल्यूएट करना है। अब ये इवैल्यूएशन सवाल की रिक्वायरमेंट और सवाल का डाटा बता रहा होगा, इसको आप क्रैम नहीं कर सकते। लेट्स से मेरे पास कंपनी के 1% शेयर है, थ्रेट कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। हाई, लो है? लो। मेरे पास उसी कंपनी के 15% शेयर्स हैं, हाई है। 20% हो, बहुत ही हाई है। आधा % हो, लो है। देन यू हैव टू एड्रेस द थ्रेट्स। कैसे करेंगे? सेफगार्ड्स। याद रखिएगा, सेफगार्ड कभी भी 100% जरासीम को साफ, वो भी क्या करता है, 99.99% कीटाणुओं का सर्वनाश करता है। इसका भी यही काम है। इसकी कोशिश ये होती है कि हम उसको मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आए, यानी कि इतना हो कि हमारे काबिले बर्दाश्त आ जाए। सेफगार्ड्स वो एक्शंस हैं जो कि आप इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं और इन कम्बिनेशन भी लगा सकते हैं ताकि आप थ्रेट्स को रिड्यूस करें। एक्सेप्टेबल लेवल क्या है? ऐसा लेवल जहां पे CA कुछ हद तक मुतमईन हो जाए कि हाँ मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे। रीजनेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी कर लें। ये क्या होता है? किसी और से पूछ लें कि भाई मैं उसको इतना काम कर दिया, क्या ये काबिल बर्दाश्त है या नहीं है। तो क्या हम इसको रटा लगाएं? नहीं, हमें एक अप्रोच समझनी है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले सवाल देखा, सवाल में लाजमन 1 मिनिमम या 5 मैक्सिमम थ्रेड्स पाए जाएंगे, इतने ही होते हैं ना। तो आपने वो आइडेंटिफाई कर लेना है। सवाल 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 10 नंबर का है, 20 नंबर का है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट लाजमी है। एक जगह पे सेल्फ रिव्यू अगर है तो वो सबके लिए होगा, इंडिमेटेशन है तो सबके लिए होगी। कुछ एग्जाम्पल्स बुक में अभी हम देख कर आए हैं। उसके बाद आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, बताना है कि ये थ्रेट अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आइडेंटिफाई करना बहादुरी नहीं है, उसको सही से डिस्क्राइब करना बहादुरी है, उसके पीछे की लॉजिक बताना बहादुरी है। स्टेप 2, जब आपने वो थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपने क्या बतानी है? सिग्निफिकेंस। एंड स्टेप 3 आपने क्या देने हैं? सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स के अंदर भी कॉमन सेफगार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं टोटका सेफगार्ड्स, कॉमन सेफगार्ड्स। ये अक्सर हर सवाल के अंदर फिट हो जाते हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई एक्स्ट्रा फेवर दी गई है या कोई अगर रिश्ता है तो इस रिश्ते को डिसकंटिन्यू कर दो। नहीं कर सकते तो उस बंदे को टीम से, वो भी नहीं कर सकते तो उस बंदे का काम एक इंडिपेंडेंट CA से रिव्यू करवा लो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर उस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लो। और अगर सवाल के नंबर ज़रा अच्छे हों
तो ये दो बातें ऐड कर सकते हैं कि उनके बारे से पूछ लो और अपने बड़ों से पूछ लो, किसी के साथ भी आप डिस्कशन अपनी कर सकते हैं। ये सवाल कीजिएगा ज़रा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। अजान हो रही है ना? आपने बताना थ्रेड कौन से हैं, आपने बताना है क्या सेफगार्ड्स हैं। पढ़ा जा रहा है ये भी? सर एम में फेमिलियरिटी है और सेल्फिश हौसला। You have 5 minutes more. आइडेंटिफाई भी करना है और सेफगार्ड्स भी बताने हैं। मुझे किताब दिखाना, नहीं ये नहीं दूसरी, ये दिखाना। नहीं ये वाली भी नहीं, वो वाली जिसमें सवाल लिखे हैं, बुक दिखाना मुझे। जी आइए देखते हैं। द प्लानिंग फेज ऑफ द एनुअल ऑडिट ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून इज इन प्रोग्रेस। अच्छा एक टिप दे रहा हूँ, एग्जाम टिप है, जब भी कोई सवाल हो उसको ना लाइन बाय लाइन ब्रेक कर लिया करें। जैसे द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून इज इन प्रोग्रेस। क्या इतनी लाइन में कोई मसला है? नहीं। अब आगे चलते हैं। The engagement partner intends to include Kamran as a member of audit team. यहाँ तक कोई मसला आया?
वो कामरान को टीम का पार्ट बनाना चाहता है, तो अच्छी बात है, बना ले। अब हु ज्वाइन द फर्म लास्ट मंथ, अब पंगा आएगा। बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म कामरान वॉज एम्प्लॉयड इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ABC। क्या पंगा आया? सेल्फ, चले बारी बारी चलते हैं। क्या एडवोकेसी है? नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट है? सेल्फ रिव्यू है? इंटिमिडेशन है? फेमिलियरिटी है? तो अगर कभी फंस जाएं तो ऐसे अपने आप से पूछ लिया करें। तो सेफगार्ड्स कौन से होंगे? उसको टीम से निकाल दें, नहीं निकालें तो रिव्यू करवा लें, और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दें। नासिर जो है वो ऑडिट मैनेजर है और उसके फादर के पास 10,000 शेयर्स हैं उसी कंपनी का जहाँ पे ऑडिट करने के लिए गया हुआ है। क्या फादर से रिश्ता ख़त्म कर दूँ? नहीं। क्या फादर के शेयर्स बिकवा दूँ? क्या कोड कहता है? कोड ये नहीं कहता कि शेयर्स बिकवा दो, ये कौन कहता था? मगर कंपनीज एक्ट ने तो फादर के शेयर्स की बात ही नहीं की थी। उसने कहा था पार्टनर, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, मगर यहाँ पे फादर के पास है तो सेल्फ इंटरेस्ट है। अच्छा, ये सेल्फ इंटरेस्ट हाई है लो है? फादर के पास शेयर्स हैं या अपने पास शेयर्स हैं? अपने पास तो नहीं है, फादर के पास है। तो फादर मेजर होगा या माइनर होगा? तो फादर के फैसले खुद के होंगे या किसी से पूछता होगा? तो थ्रेट इतना हाई और इतना लो भी नहीं है, मीडियोकर लेवल का थ्रेट है। तो सेफ गार्ड अब ज़रा मुझे बता दें कौन से होंगे? सेफ गार्ड बता दें कौन से होंगे? देख लेते हैं। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स बाय द फादर ऑफ मिस्टर, सबसे आसान तरीका बिकवा दो। रिमूव नासिर फ्रॉम द टीम, नहीं तो इंडिपेंडेंट, नहीं तो करना कैसे है? सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने सेफ गार्ड्स बता दिए, और अगर बीच में वो आपसे कहता है कि इवेलुएट करो तो आपने उसकी इवेलुएशन भी करनी थी। हाथ खड़ा किसने किया था? वहां से भी खड़ा हुआ था। अच्छा पूछो। काफी है, उसमें और क्या लिखे? 2 नंबर इसके हो जाएंगे, 3 नंबर इसके हो जाएंगे। असल में ये सवाल भी पुराना है, 2016 का सवाल है। आप आजकल के दौर के हैं, ये उस दौर का है जब इतने मार्क्स के लिए इतनी बातें काफ़ी थी, जब बैड फेलियर था। अब वो वाला काम नहीं है। सर एथिकली तो गलत है क्या? ये जो हम सेफगार्ड्स लेके आ रहे हैं थ्रेट्स ऐसा कौन से? कि उसका बाप जो है उस शेयर होल्डर है, लीगली क्या ये डूएबल है? कि आप अपने मुफाद के खातिर अपने फादर से कह रहे हैं कि शेयर्स बेच दो? नहीं, हाँ, कि आप ऑडिट कर सकते हो ऐसी फर्म का जिसमें आपके बाप ने। अगेन आप मिक्स जा रहे हो। कोड को अगर मसला है तो उसने कहा कि बस शेयर्स बिकवा दो, मुझे कोई और बात नहीं चाहिए तुमसे। नहीं बिकवा पा रहे तो कोई मसला नहीं है, इंडिपेंडेंट सी को बुला के अपना काम रिव्यू करवा लो। कोड यहाँ तक खुश है, कंपनीज एक्ट को कोई एतराज़ है ही नहीं, क्योंकि फादर के शेयर्स की तो बात वहाँ पे हुई नहीं थी। फिर एक और मजे की बात, आपकी बात से एक बात लिंक करता हूँ। कोड ऑफ एथिक्स पूरी टीम पे अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट की डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ पार्टनर पे अप्लाई होती हैं। अगर यही सवाल हो और रिक्वायरमेंट चेंज कर दूं, बताओ एज पर कंपनीज एक्ट क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? अब बताइए। हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ऊपर ऊपर विद इन 3 ईयर्स वाली शर्त आ जाएगी। तो अगेन मिक्स नहीं होना जब तक सवाल आपको मिक्स ना करवाए, और नॉर्मली वो करवाता नहीं है। चलें, अब एक काम कीजिएगा, 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। S21 क्वेश्चन नंबर 9, S21 क्वेश्चन नंबर 9, नहीं फिजा
हाँ HMB। और उसके बाद आप लोगों ने करना है S18 क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, नहीं 18, 20, 21, 24। यू हैव 25 मिनट्स। S21 क्वेश्चन नंबर 9, 25 मिनट आपके पास। S21 क्वेश्चन नंबर 9 and then you have S18 question number 5. S18 5 is Mango Industries और उसका पार्ट भी है IFRS 15 वाला। मिल गया? सर कंपनी एक्ट में जो शेयर्स वाली जो थी सर्विस वाली, इसमें सर एक लाइन थी कि वो आप एक एज अ ऑडिटर मतलब एक एंगेजमेंट पार्टनर पे कर रही हो तो लेकिन आपकी पूरी फर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो मतलब अगर वो फर्म में कोई भी होगा तो कोई भी होगा, कोई भी पार्टनर होगा तो पूरी फर्म को लेकर डूबेगा। सर S21 का क्वेश्चन नंबर 9 मिल चुका है या अभी तक तलाश कर रहे हैं? मिल गया है, पक्की बात है। और उसके बाद S18 क्वेश्चन नंबर 5 ये मिल चुका है, पक्की बात है। यू हैव 25 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोल्यूशन नहीं देखना और मुझे आपके हैंड रिटन आंसर स्क्रिप्ट चाहिए। कागज़ है या भिजवा दूँ? सर जी कागज़ अगर आप अरेंज करवा दें बाहर से। S21 सवाल नंबर 9, S18 सवाल नंबर 5। वेरी गुड। क्या है S21? सवाल नंबर क्या है? क्वेश्चन 9 एंड S18 है गालिबन। क्वेश्चन नंबर and you have 25 minutes. If I can have that book once again, मुझे आपकी बुक आज बहुत पसंद आएगी। वादा करें जब पेपर पास होगा ये बुक आप मुझे देके जाएंगे। जी जनाब। स्प्रिंग 21 और स्प्रिंग 18। You are the ethics and quality manager, quality control manager in an audit firm, namely HMB Chartered Accountants. The audit manager responsible for the audit of Phantom Limited. कंपनी कौन सी है? कैसे पता चला कि यही कंपनी है? लिमिटेड का वर्ड। Has started the audit planning for FL. और आपके सामने कुछ 4 अदद वाक़यात आ चुके हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, इवेलुएट करना है और रेकमेंड करना है कि आप कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि सेफगार्ड्स। फिजा वाज प्लान टू बी द एंगेजमेंट सुपरवाइजर फॉर द ऑडिट ऑफ FL। मसले वाली बात है? नहीं। शी हैज रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट नहीं एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम FL। अब मसले वाली बात शुरू हो गई है। मगर क्या उसने एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट कर ली है?
क्या उसने स्पेसिफिकली मना कर दिया है? नहीं, ना हाँ में है ना ना में है। एक दिल करता है कि मैं ज्वाइन कर लूं और एक करता है मैं ज्वाइन ना करूं। शी इज कंसिडरिंग नॉट टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफर। क्या लग रहा है थ्रेट कौन से हैं? सेल्फ इंटरेस्ट। बारी बारी चलते हैं। एडवोकेसी आएगा, रिव्यू है, फेमिलियरिटी है, हो सकता है कैसे? maybe she's friend with someone मे भी नहीं करना। सवाल के अंदर क्या आपको स्पेसिफिकली पता चल रहा है कि ये लोग फैमिलियर हैं अभी तक? अगर जॉब ऑफर आएगा तो हो भी सकता है। जॉब ऑफर फैमिलियरिटी के साथ कहाँ आती है? आप एक जगह पे गए सीवी लेके, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे काम करना है, अगर आपको सीवी पसंद आ गई तो आपको ऑफर आ जाएगी। ऐसे होता है ना। तो सेल्फ इंटरेस्ट तो है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए? जॉब ऑफर को स्पेसिफिकली डिक्लाइन किया जाए। अगर वो इफ्स एंड बट्स में है तो ये थ्रेट कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता। सवाल कह रहा है कि शी इज कंसिडरिंग, वो अभी सोच रही है। तो अगर वो सोच ही रही है तो थ्रेट अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है। शी मे एक्सेप्ट एंड शी मे नॉट एक्सेप्ट। तो इसको खत्म करने के लिए स्पेसिफिकली उसको बताना पड़ेगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑफर, ताकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खत्म हो। 12 नंबर का सवाल है, 4 पार्ट्स हैं। 3 नंबर के लिए क्या आपने ये सारी बातें लिखी हैं? अगर तो लिखी हैं तो खुद को 2 नंबर दे दो। अगर तो लिखी हैं तो 2 नंबर देते हैं। इंटिमिडेशन हाउ? कि वो जॉब ऑफर इसलिए दे रहे हैं ताकि वो ऑडिट सही करें। कहाँ लिखा हुआ? जॉब ऑफर दिए ना, तो इम्प्लाई नहीं कि वो इसलिए जॉब ऑफर दे रहे हैं ताकि ऑडिट में वो खराबियां ना हो। बहुत रिमोट चले गए हो। वो उस वक्त होता जब वो टीम का पार्ट ऑलरेडी होती, मैच्योर लेवल पे होती, सीनियरिटी लेवल पे होती, और फिर उसको ऑफर की जाती। अभी तो वो उसका बेचारे का बिल्कुल ही स्टार्ट है, क्योंकि जूनियर एंगेजमेंट सुपरवाइजर। visa was planned to be, was planned। अभी वो सुपरवाइजर है भी नहीं, प्लान किया जा रहा है कि हम उसको बना सकते हैं। और अगर बना लिया और बनाने के बाद अगर ऑफर आती है फिर वो पॉइंट वैलिड है, इंटिमिडेशन वाला। ओके, सेकंड पार्ट। FL इज द मेन स्पॉन्सर फॉर द ऑनगोइंग क्रिकेटिंग इवेंट। ले जनाब, वहां भी PSL शुरू हो गई है। Being the main sponsor, FL has received some entry passes of VIP enclosures of the final match। और उन्होंने वो passes ऑफर किए हैं अपने ऑडिट टीम मेंबर्स को, 3 passes। क्या ये पास सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास आए होंगे, या आम जनता के पास भी ये पास खरीदने की कैपेसिटी होती है? होती है, मगर इनके पास जो आए हैं कि इन्होंने कोई कंसिडरेशन पे की है? नहीं, इनके पास फ्री में आए हैं, इनके पास फ्री में है। तो अगर ये लोग अपने टीम मेंबर्स को, ऑडिट टीम मेंबर्स को कोई इस तरह के पास दें तो क्या सेल्फ रिव्यू आएगा? क्या इंटिमिडेशन आएगा? क्या एडवोकेसी? नहीं। तो क्या रह गया? एक इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट। 3 थ्रेड्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। फेमिलियरिटी कैसे है? फेमिलियरिटी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ना। टू सिंपैथेटिक। मोबाइल फ़ोन देना या कोई गिफ्ट देना आप क्यों देंगे? जान पहचान होगी तो ही देंगे। तो बैक एंड के ऊपर फेमिलियरिटी लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर वो उसको पासेस दे रहे हैं और उस पासेस के बदले पैसे भी ले रहे हैं तो फिर ये सारे थ्रेड्स आते हैं? नहीं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बट इंटिमिडेशन कैसे? लेकिन सर, इंटिमिडेशन कैसे? अगर पैसे मार्केट टर्म्स के लिए जा रहे हैं, हाँ, अगर मार्केट टर्म्स हो फिर मसले वाली बात नहीं है। सवाल आया इंटिमिडेशन कैसे। इसका आपके पास सोल्यूशन है। ICAP ने बड़ा ही पैथेटिक आंसर लिखा हुआ। आप लोगों ने कहा तो मैंने मान लिया, मैं खुद इसमें इंटिमिडेशन नहीं मानता। जरा जाके पढ़िएगा, मैं बोल देता हूँ।
आई कैप कहता है इंटिमिडेशन क्यों? डिस्क्लोज कर देंगे। Intimidation threat would also arise as the client may threaten the firm for making such offers public. कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं बन रहा। तो अगर आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी दो इनफ है। Your firm is under renovation process and about to procure 2 central AC systems through tendering process. टेंडरिंग किसे कहते हैं? बोली लगाना। यानी कि आपने एक से ज़्यादा फर्म्स को मौका दिया होगा, यानी कि इनके साथ कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है, मौका दिया जा रहा है बाकियों को भी। Your firm has received quotations from various vendors including Eiffel. The total खर्चा for purchase and installation of 2 AC are expected to be 50 million। अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि क्या ये मार्केट टर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अगर तो नहीं किया जा रहा तो थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट। और अगर फॉलो किया जा रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं। एफएल कहते हैं कि मैं आपको फी दूंगा फॉर टैक्सेशन सर्विसेज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड। जितना टैक्स बचाओगे उसके मुताबिक एक परसेंटेज लगा के तुम मुझसे इसकी फ़ी ले लेना। कंटिंजेंट फ़ी के एग्रीमेंट नहीं करते। फ़ी जो है वो काम की बेस के ऊपर आपको पे की जाती है। तो इस केस में ये थ्रेट रिड्यूसेबल नहीं है। क्यों? आपको कहना पड़ेगा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट कंटिंजेंट फ़ी। जो हमारा काम बन रहा है हमें उतने ही पैसे दें। आप किसी भी तरह की कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते जी। सर अगर रिम्यूनरेशन बेसिस चेंज कर ली जाए, अगर हम उनसे बात करके चेंज कर लें तो होता ही नहीं है इस बेस के ऊपर। अदरवाइज आप हमेशा सेल्फ रिव्यू में फंसे रहेंगे। अगर ये टैक्स का काम आप ही की फर्म ने किया हो तो आप हमेशा अपने इंटरेस्ट की खातिर उनका टैक्स आहिस्ता आहिस्ता इवैक्यूएट करते रहेंगे ताकि आपका अपना फ़ायदा होता जाए। जितना बचाएंगे उतना ही मिलेगा ना। तो जब आप बचा रहे होंगे इट मीन्स कि आप अपनी फर्म के एक डिपार्टमेंट को ख़राब कर रहे होंगे। सर अगर हम उनके साथ नेगोशिएट करके रिम्यूनरेशन बेसिस चेंज कर लें तो वही कह रहा हूँ ना कि इस बेस पे करना ही नहीं है। आपने क्या करना है, जो जितना काम हमारा है, जो हमारा काम का क्वांटम है, जो हमारी टीम आ रही है, ATR 14 के तहत हमें पेमेंट कर दी जाए। ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज 14, उसमें स्लैब रेट्स हैं कि इस बंदे ने अगर इतना काम किया तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, इस पार्टनर के इतने काम के इतने पैसे हैं, जूनियर के इतने पैसे हैं, तो उसके मुताबिक वर्किंग करो। इस तरह की कंटिंजेंट फी एग्रीमेंट्स नहीं करते। ये पहले फ़ी वाला पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में होता था, अब नहीं है जी। सर आप ये जो कह रहे हैं कि अगर मार्केट के हिसाब से ही पैसे चार्ज किए जा रहे हैं तो फिर नहीं है। अगर तो मार्केट टर्म्स हैं, मार्केट के मुताबिक पैसे हैं, जो डिस्काउंट मार्केट ऑफर करती है वही है, तब कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों अगर हमारे पास इतने वेंडर्स हैं और हम उन्हें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो हम भी उन्हें 50 मिलियन दे रहे हैं ना। सवाल है कि हम क्यों, लाइक इन द सबटेक्स्ट में भी हम उन्हें इसीलिए कर रहे हैं कि बैक ऑफ द माइंड शायद ये उनके माइंड में हो कि यार ये हमारे जानने वाले हैं, शायद हमें कहीं फ्यूचर में ये बेनिफिट दे दें। या हमें एज अ ऑडिटर हायर करना है। हाँ, मतलब बैक ऑफ द माइंड कोई भी इस तरह का चांस निकल सकता है, मगर अभी ये चीज़ वाजिया नहीं है। लिखना चाहो तो सवाल में नोट डाल के लिख सकते हो। कोड का सवाल ऐसा है कि इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको लॉजिकली साउंड होना ज़रूरी है। डन। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन 5। इसका कौन सा पार्ट दिया आपने किया? कौन सा? कौन सा अनाउंसमेंट? नहीं। हाँ, तो इसमें हम दोनों एरिया कवर करेंगे। अच्छी बात है, दोनों कर लो। जो 3 नंबर है ना, दोनों एक्सपेक्ट ले आओ। स्प्रिंग 18 जी। You have been recently promoted as a partner in assurance department of a firm. पोर्टफोलियो के अंदर यानी कि आपके क्लाइंट्स के अंदर एक है शाह मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्या है, एक लीडिंग कार डीलर। कैसर एक सीनियर मैनेजर है इन योर फर्म, हैज़ बीन ऑडिटिंग SML फॉर द पास्ट 7 years। यहीं तक रुक के बताइए थ्रेड कौन सा आ गया? फैमिलियरिटी।
While updating you about SML, Kaiser has informed about the following. मैं जज्बाती हो गया हूँ. चलें अब शुरू कर दे, ये वाला भी कर लेते हैं. On the request of an audit team member, CF of SML has helped the team members' brothers in securing early delivery of a vehicle ordered by him on preferential basis. क्या थ्रेट है? ऊपर तो मुझे समझ आ गई, फैमिलियरिटी आ रहा 7 सालों के ऊपर. नीचे क्या हो रहा है? टीम मेंबर ने रिक्वेस्ट की जाके, किससे की है? CFO से, कि उसके भाई को गाड़ी चाहिए और अर्ली डिलीवरी के साथ चाहिए. थ्रेट कौन सा? रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन या इंटरेस्ट? Interest, self-interest. SML has hired new head of marketing. His son Amjad is expected to be included as a junior team member in SML's audit team. बतौर जूनियर मार्केटिंग टीम के हेड का बेटा आ रहा है या आ सकता है. मार्केटिंग का अकाउंट से कोई ताल्लुक होता है इतना खास नहीं. तो अगर अच्छा इसकी पोजीशन भी क्या है? जूनियर. उसके पास कोई इतने इख्तियारात भी नहीं होंगे. तो कोई भी थ्रेट होगा बहुत ही लो किस्म का होगा. आप जरा बताइए थ्रेट कौन सा होगा यहाँ पे? सोचें. फैमिलियरिटी कुछ हद तक हो सकता है. सेल्फ रिव्यू पॉसिबल नहीं है, एडवोकेसी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, फैमिलियरिटी कुछ हद तक पॉसिबल है. और कौन सा रह गया? इंटिमिडेशन में नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक मार्केटिंग है और एक जूनियर लेवल है. ओके. सलीम भाई ऑडिट सीनियर है एट मैंगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड. MIL's फाइनेंस मैनेजर हैज रिक्वेस्टेड him to provide the residential address of the engagement manager and the engagement partner. The finance manager wants to send him one of the latest products. हाँ जी. सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और कैसे? वही वाली बात आ गई. अकरम भाई ऑडिट सीनियर है, ड्रैगन लिमिटेड है, इन्फॉर्म किया है ऑफर होगी, ज्वाइनिंग होगी. ये वही सवाल है साइमा, ये फिजा वाला तकरीबन सेम सवाल है. अच्छा एक बात बताएं, ये एस कैपिटल था वो एस स्मॉल था, क्या ये इत्तेफाकन हुआ था? नहीं, ये टाइपो नहीं था. ये कैपिटल था ना और ये स्मॉल था. ये सवाल तकरीबन ऐसा ही है जैसे ये था. तो देखो ना यहाँ तक डी कैपिटल में था मेरे पास, एकदम से एस स्मॉल कैसे हो गया? कि मैंने कैप्स लॉक दोबारा से प्रेस किया होगा. तो ये और ये सवाल तकरीबन एक जैसे हैं. अमजद भाई ऑडिट सीनियर हैं ऑफ ऑरेंज लिमिटेड और सॉफ्टवेयर हाउस OL हैज अडॉप्टेड IFRS 15 revenue for preparation of the financial statements for the year ending 31 March. However, the manager finance of OL is indecisive कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करना है. आप लोगों को आता है? तो अगर वो बेचारा इंडिसाइसिव है, जो लोग पढ़, जिनका पेपर है FAR2 का हो गया वह अटेन कर लिया, मेंटेन नहीं किया, ठीक है. He has asked Amjad to suggest accounting treatment of such contracts in accordance with IFRS 15. अमजद के पास कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं है और उसने कंसल्ट किया है अपने दोस्त को कि आओ और आके मुझे हेल्प करो, जिसने अभी अभी वर्कशॉप अटेंड की है. हाँ जी, वो भी क्रैश कोर्स लेकर आया है. 15 कॉम्पिटेंस का मसला है और ड्यू केयर वाली बात आ गई और रिव्यू हो सकता है कुछ हद तक. और क्या ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है? ये उसकी मकसद नहीं है. हो रही है. और आप लोगों ने क्या लिखा? क्या लिखा है? जैन भाई पढ़ के सुनाएंगे उन्होंने क्या लिखा. क्या? ठीक है. और देखो ना, जिससे हेल्प मांगी है उसको भी कोई खास पता नहीं है, वो भी अभी
सुन के ही आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो आउट मेरी हो ही रही है, सेल्फ इंटरेस्ट भी मेरा हिट हो रहा है। रिव्यू है या नहीं है? है या नहीं है? मगर क्या वो अभी खुद कर रहा है? करवाया उसे नहीं है, कर उसका दोस्त रहा है मगर लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया है, फिर उसके कहने पे कर रहा है। अच्छा, फेमिलियरिटी है या नहीं है? हमें नज़र नहीं आ रही सामने सामने, बाकी कौन सा रह गया? एडवोकेसी तो होता ही नहीं है। तो अब कुछ हौसला हुआ इन सवालों को देख के। आइए चलते हैं चैप्टर 2 की जानिब और उसमें देखते हैं कि एथिकल बातें कौन कौन सी हैं। पहले चैप्टर 2 जनाब शुरू होता है कुछ एथिकल बातों के साथ। मैंने कहा था एथिकल बातों के साथ, एथिकल बातों के साथ। सबसे पहले कुछ जनरल बातें करता है, क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। वो कहता है कि थ्रेट टूवर्ड्स इंटेग्रिटी एंड थ्रेट टूवर्ड्स प्रोफेशनल बिहेवियर हमेशा ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा, चाहे कोई भी थ्रेट आ जाए। कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, इन्वॉल्वमेंट इन इनलीगल एक्टिविटीज, डिसऑनेस्टी, क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस या अनएथिकल बिहेवियर। टेक्निकली वो इंटेग्रिटी को दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा है। फैक्टर्स जो कि आपने रखने हैं इन एवेल्युएशन वो कौन से हैं कि आपको क्लाइंट का, उसके ओनर्स का, उसकी मैनेजमेंट का और उसके बड़ों का नॉलेज है या नहीं है। देन आपने देखना है कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं और वो लोग कैसे उसको कमिटमेंट के साथ रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर तो सेल्फ इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो पीछे इंटेग्रिटी को भी हिट कर रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर को भी हिट कर रहा है, आगे जाके कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर को भी हिट कर रहा है। तो आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है क्लाइंट के बिजनेस की, क्लाइंट के ऑपरेशंस की, एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स की और नेचर, पर्पस, स्कोप जो कि आपने काम करना है। नॉलेज लें उस रेलेवेंट इंडस्ट्री की, वो लोग क्या काम करते हैं, उसकी इंडस्ट्री में किस किस तरह के थ्रेट्स हैं, क्यों आप लोगों ने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेफगार्ड्स कैन बी कि आप पहले उनसे पूछेंगे भाई अगर इस तरह का थ्रेट आ गया तो आप लोगों के पास कौन सी नेसेसरी चीज़ें हैं जिससे आप उसको पहले से ही कम करके रखोगे। जब वो बता दें तो अब आपको अपनी टीम में देखना है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं जिससे आप उसको कम कर सकते हो, और जहाँ पे एक्सपर्ट की ज़रूरत है मुझे वहाँ पे एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। उस टाइम फ्रेम को भी देखें कि हम लोगों को कितने टाइम में वो थ्रेट कम करने में लगेगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग एन अपॉइंटमेंट, ये क्या था? अपॉइंटमेंट से पहले, अब है अपॉइंटमेंट के बाद। तो अगर मैंने एक अपॉइंटमेंट कबूल की है और मैं वहाँ का पहला ऑडिटर नहीं हूँ तो मेरे से पहले भी कोई होगा, उसको मैं रिटायरिंग कह सकता हूँ, और जो आ रहा है वो करंट है। इट शुड एंश्योर दैट द आने वाला ऑडिटर हैज रिजाइंड फ्रॉम, सॉरी, जाने वाला ऑडिटर हैज रिजाइंड फ्रॉम द ऑडिट इन प्रॉपर मैनर और हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। की कल हम लोगों ने बात देखी थी, या तो उसने रिजाइन किया हो, या उसको एजीएम पे निकाला जा रहा हो, या हम उसको खुद से निकाल रहे हो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। इट शुड एंश्योर दैट इट्स अपॉइंटमेंट इज वैलिड, कौन जो नया आ रहा है उसकी अपॉइंटमेंट वैलिड हो और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड हो, और वो साथ क्या लेकर आए? एंगेजमेंट लेटर। ये कहाँ पे आएगा? 210 में। आप अगर चाहें तो एक्सपर्ट के काम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे फिलहाल लिख लें कैरी फॉरवर्ड चैप्टर नंबर 12। जो बातें वहां की हैं सेम बातें यहाँ पे आके वो रिपीट कर रहा है। कम्युनिकेटिंग विद एग्जिस्टिंग या प्रीडिसेसर ऑडिटर, ये कौन सा है? जो कि छोड़ के जा रहा है या चला गया है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फर्म कम्युनिकेट करेगी विद द करंट ऑडिटर जो कि जा रहा है, टू इस्टेब्लिश इफ देयर आर एनी मैटर्स जो कि हमें यानी कि नए आने वालों को पता होने चाहिए, मगर इसके लिए क्लाइंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। और अगर ये अपॉइंटमेंट कबूल ना की जाए
अगर क्लाइंट आपको मना कर दे कि भाई सॉरी हम आपको इजाज़त नहीं देते हैं, या क्लाइंट आपको उससे मिलने की बिल्कुल भी इजाज़त ना दे, एक है कि आपको अलाउ कर दे मगर कुछ हद तक, एक है कि आपको बिल्कुल ही फारिग कर दे, दोनों केसेस में आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, उनकी इंटेग्रिटी पे डाउट आना लाजमी है। क्यों मुझे रोका जा रहा है, ऐसी क्या ख़ास वजह है जो कि मुझे पिछले वाले ऑडिटर को मिलने नहीं दिया जा रहा। और अगर आपको मिला दिया जाए तो उसने भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो चीज़ कौन सी है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कम्युनिकेटिंग विद द प्रोपोज्ड अकाउंटेंट, अब ये वाला कौन सा है? आने वाला। इसके साथ वाली बातें, एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट शेल कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, प्रोवाइड करेगा वो तमाम इंफॉर्मेशन जो ऑनेस्टली और अनएम्बिगुअसली, एग्जिस्टिंग और पुराने वाले से रब्ता रखेगा अगर बरकरार रहे क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। और फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, उसका क्या काम है, उसको परमिशन मिली है या नहीं मिली है, बड़ों ने क्या कहा, फर्म की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सारी बातें हमने देख लेनी है। एक सवाल है आपके कोर्स में, ज़रा जाइएगा, ग़ालिबन 22 में आया था, जिसका ठहरे उसमें ना टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन, यस सर, ये है स्प्रिंग 22, क्वेश्चन नंबर 4, DTL डाटा टेक्नोलॉजी। ये सवाल 13 का नहीं है, ये सवाल 2 का, जरा सॉल्व करें। 13 मार्क्स जरूर है मगर चैप्टर नंबर 13 का नहीं है। हैव अ ट्राई। DTL स्प्रिंग गालिबन है ये 22, यस। वो कहता है यूर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ न्यू क्रिएटेड IT कंपनी कि आओ और आके हमारा ऑडिट करो। DTL is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered in abroad, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बताएं क्या मसले मसाइल हैं, क्या थ्रेट्स हैं, कैसे इवेलुएट करेंगे और क्या इसके सेफगार्ड होंगे। क्या अपॉइंटमेंट हो गई है? नहीं। क्या मसला कॉम्पिटेंस का आ रहा था? तो सर उसने यहाँ से शुरू किया इसका आंसर और यहाँ पर ला के उसने ख़त्म किया होगा। बिल्कुल किताब का छापा है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, और बच्चे कलाबाजियाँ खाते रहे कि थ्रेड कहाँ पे है, क्योंकि इस सवाल में थ्रेड कोई निकलता ही नहीं है। ना रिव्यू है, ना एडवोकेसी है, ना फेमिलियरिटी है, ना इंटरेस्ट है और ना इंटिमिडेशन है। इंटरेस्ट कुछ हद तक है क्योंकि दाव पे लगे हुए पैसे, मगर कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर नहीं है। और ये सारी बातें आपने कब देखनी है? एक्सेप्टेंस से पहले जनाब, यहाँ तक उसका सोल्यूशन लगा हुआ है। ये क्या है इसके सेफगार्ड्स, ये क्या है उसकी इवैल्यूएशन, और थ्रेड कहाँ पे आ रहे थे? ये वाले। ज़रा सोल्यूशन को उठाएं, 2 चैप्टर खोलें और कंपैरिजन करके आएँ। अगर आपको एक भी वर्ड लेफ्ट राइट होता हुआ नजर आया तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। उसने बिल्कुल छापा लगाया, एग्जैक्ट छापा। शाबाश। स्प्रिंग 22 डाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड DTL। स्प्रिंग 22 चैप्टर 13 के अंदर सवाल है मगर आंसर फ्रॉम चैप्टर 2 है।